स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। इस पूरे आर्टिकल की जो प्रीलिम फैक्ट्स को हम अभी कवर करने वाले हैं आज के, इनको अगर आप लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। जो आज का जो पहला टॉपिक है जिसको कवर करना है वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और एक इसका कंटेक्स्ट ये है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है साइंड हुई है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो क्या है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। मैं आपको उसकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2015 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फ्रेंच के जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकोई होलांडे, इन दोनों ने 2015 में जो है एक करार किया था यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में, जिसे बोलते हैं COP21, जो कि ये मेंशन भी है पेरिस में हुई थी ये। और इंडिया और फ्रांस दोनों ही जो है लीड कर पूरे वर्ल्ड को ये अलायंस जो है फॉर्म किया था। इस अलायंस के तहत ये डिसाइड किया गया था कि 121 मेंबर कंट्रीज़ जो है प्रमोट करेंगी सोलर एनर्जी को और मोबिलाइज करेंगी कम से कम $1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट्स। ये $1 ट्रिलियन है। $1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो है ये काम करेंगी ताकि सोलर एनर्जी को जो है डिप्लॉय किया जा सके अफोर्डेबल कॉस्ट पे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये फर्स्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर जो है गुरुग्राम में है। गुरुग्राम यानी कि इंडिया में है, ऐसा ये फर्स्ट इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये कोलिशन है सोलर रिसोर्स रिच कंट्रीज़ का, यानी कि उन कंट्रीज़ का जो लाई करती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो लाई करती हैं ये वो कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा 89 कंट्रीज़ जो हैं आपकी वो ऑलरेडी साइन कर चुकी हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को, और 72 कंट्रीज़ ने जो है आपका रेटिफाई भी कर दिया है इसको। वहीं जो इसका स्ट्रक्चर है काम करने का वो कुछ इस तरह है कि एक मिनट मैं बताता हूँ। वहीं जो इसका स्ट्रक्चर है वो ये है कि ISA जो है प्राइमरली कंसिस्ट है असेंबली, सेक्रेटरीट एंड डिफरेंट कमिटीज़ द्वारा। ये असेंबली है, सेक्रेटरीट है और डिफरेंट कमिटीज़ हैं। और असेंबली जो है इस अलायंस की वही इसकी अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है। वहीं वो जो सेक्रेटरीट है वो रिस्पॉन्सिबल है ऑपरेशंस के लिए और फंक्शनिंग के लिए। इस पूरी बॉडी को जो है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिलता है पार्टनर कंट्रीज़ द्वारा जो इसकी मेंबर हैं। इसके अलावा UN भी इसे फंडिंग देता है और प्राइवेट सेक्टर भी जो है इसे फ़ंड प्रोवाइड करता है। तो आपको ये याद रखना होगा कि प्राइवेट सेक्टर जो है इसे फ़ंड प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि ये जो है आपका पूछा जा सकता है प्रीलिम्स क्वेश्चन में कि क्या प्राइवेट सेक्टर का जो है कंट्रीब्यूशन इसमें है या नहीं। इसके अलावा दोनों ये जो अलायंस है ये बातचीत कर रहा है ताकि स्टैब्लिश कर सकें वर्ल्ड सोलर बैंक को। वर्ल्ड सोलर बैंक की बनाने की कोशिश ये है कि आप समझिए कि एक सोलर बैंक होगा जहाँ पे सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और वहाँ से फिर जो है वर्ल्ड के दूसरे कोनों में जो है ये पहुँचाई जाएगी। वहीं गोल्स एंड फोकस की बात करें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जो इनका टारगेट है वो है 1 टेरावाट ऑफ सोलर एनर्जी बाय 2030, और जिसमें इंडिया ने टारगेट रखा है कि 175 गीगावाट बनाएंगे 2022 तक, जिसमें से 100 गीगावाट तो सोलर एनर्जी होगी और 60 गीगावाट जो है विंड एनर्जी होगी, और बाकी की जो 15 होगी उससे जो है आपका कोई थर्मल या फिर दूसरे उसके जियो थर्मल वगैरह एनर्जी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यही है इसका पूरा आर्टिकल का, जहां इसमें की फोकस जो है इसका अलायंस का ये है कि प्रमोट करना है सोलर टेक्नोलॉजीज़ को। इसके अलावा नए बिजनेस मॉडल्स और इन्वेस्टमेंट करनी है सोलर सेक्टर में, नए प्रोजेक्ट्स फॉर्मुलेट करने हैं ताकि सोलर एप्लीकेशंस को प्रमोट कर सकें, और इनोवेटिव फाइनेंशियल मैकेनिज्म लेके आएँ ताकि रिड्यूस कर सकें द कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिल्डिंग। इसके अलावा एक मेन चीज़ ये भी है कि एक कॉमन नॉलेज पोर्टल बनाया गया है ताकि फैसिलिटेट कर सकें कैपेसिटी बिल्डिंग, ताकि प्रमोशन के लिए और सोलर टेक्नोलॉजीज़ के लिए R&D जो है इंक्रीज़ कर सकें। तो ये था इसका। इसके अलावा थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा डिटेल दे देता हूँ, ऑल द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो ये है कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ फाउंडिंग मेंबर, इंडिया इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और अभी तक जो है इंडिया $27 मिलियन जो है आपका कंट्रीब्यूट कर चुका है इसके अंदर। इसके अलावा मैं बता दूं कि इंडिया ने जो है 500 ट्रेनिंग स्लॉट्स भी बनाए हैं ताकि ISA मेंबर कंट्रीज़ जो है वहाँ पे आएँ, पार्टिसिपेट करें और R&D प्रैक्टिसेस में जो है इन्वॉल्व हों। तो ये था आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लेके टॉपिक। इसका अगला टॉपिक है आपका जो ग्लोबल मीथेन प्लेज को लेके है।
पर इसको भी पूरा करने से पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि इसमें जो करार हुआ है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, वो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ हुआ है। हालांकि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। इसमें सिर्फ ये पॉइंट याद रखिए कि यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, प्लस 1944 में जो है ये इस्टेब्लिश हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका मॉन्ट्रियल में है, यानी कि कनाडा में है। और इंडिया भी जो है ऑलरेडी इसका पार्टनर है अमंग द 193 कंट्रीज़ जो ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो है पूरा का पूरा एक करार हुआ था, ये उसी के लिए टॉपिक था। ऑल्दो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन एग्ज़ाम में इतना आस्क नहीं किया जा सकता, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। वहीं जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है ग्लोबल मीथेन प्लेज। क्या है ग्लोबल मीथेन प्लेज, आइए समझते हैं। ग्लोबल मीथेन प्लेज जो है इसका मैं बता दूं कि यूएस और यूरोपियन यूनियन इन दोनों ने मिलकर जो है एक पैक्ट साइन किया था, जिस पैक्ट में ये डिसाइड किया था कि 1/3 जो है आपका मीथेन एमिशंस को कम करेंगे हम बाय 2030। और इसकी इनकी कोशिश ये थी कि 2020 के जो लेवल्स थे, जो 2020 में हमारे इनके लेवल्स थे, उसके अकॉर्डिंग जो है उसको ख़त्म करेंगे 1/3 2030। मतलब अगर 2020 में जो है 100 टन आपकी प्रोड्यूस हो रही थी मीथेन, तो 2030 तक उनका कहना है कि ये 70 टन्स तक इसको ले आएंगे। तो यूएस और यूरोपियन यूनियन केवल इन्हीं दोनों ने मिलकर जो है इसको शुरू किया था। और ऐसा माना जा रहा है कि अगर इसको अडॉप्ट कर लिया गया तो वर्ल्ड में जो ग्लोबल हीटिंग है वो 0.2 डिग्री सेल्सियस तक जो है आपका कम हो जाएगी बाय 2040, जो कि एक अच्छी चीज़ है अगर ऐसा हो जाता है तो। वहीं आगे चल के मैं बता दूं कि इंडिया के भी कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो कि मीथेन को कम करने की कोशिश की गई है, लेकिन ग्लोबल मीथेन प्लेज में जो है इंडिया इसकी पार्टी नहीं है। इंडिया ने इसे ज्वाइन नहीं किया है, बावजूद इसके कि इंडिया जो है टॉप 5 में आती है मीथेन एमिशन में। तो इंडिया के जो इनिशिएटिव हैं कुछ इसी चीज़ को, मीथेन को कम करने के लिए, उसमें सबसे पहला है हरित धारा इनिशिएटिव। हरित धारा इनिशिएटिव क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो हमारे कैटल्स हैं, जो फॉडर होता है, जब वो खाते हैं उसको या कुछ भी चारा अपना खाते हैं तो वो पूरा दिन उसको खाते रहते हैं, और उससे क्या होता है उनके अंदर से मीथेन निकलती है। तो हरित धारा जो है ये उसी से रिलेटेड है कि इसके हरित धारा में एंटी मीथाजोनिक फूड सप्लीमेंट्स दिए जाएंगे। एंटी मीथाजोनिक फूड सप्लीमेंट का मतलब है कि उनके खाने में जो है एक ऐसा सप्लीमेंट मिलाया जाएगा, और उस सप्लीमेंट के मिलाने से जो है मीथेन की एमिशन है उनकी बॉडी से वो बहुत कम होगी, और मीथेन एमिशन जो है 70 to 20% कम होगी, और उससे जो है हायर मिल्क प्रोडक्शन भी होगा इन कैटल्स के थ्रू। वहीं जो अगला इनिशिएटिव था इंडिया ने लिया था मीथेन को कम करने के लिए, वो है इंडियन ग्रीन हाउस गैस प्रोग्राम। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि WRI और CII मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, और तेरी मतलब द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इन्होंने जो है तीनों ने मिलकर कोशिश की थी कि एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैनेजमेंट करने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाई जाएं ताकि हम एमिशन को रिड्यूस कर सकें और एक कॉम्पिटिटिव और सस्टेनेबल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं आपका सेटअप कर सकें इंडिया के अंदर। इसके अलावा जो तीसरा काम किया गया था वो किया गया था नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज? ये 2008 में क्रिएट किया गया था ताकि अवेयरनेस लाई जा सके लोगों के अंदर, इंक्लूडिंग द पब्लिक, डिफरेंट एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट, साइंटिस्ट, इंडस्ट्री और सभी कम्युनिटीज़, और उनको जो है रियलाइज़ कराया जाए कि मीथेन से जो है एक बहुत बड़ा जो है थ्रेट है पूरे क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और बहुत ज़रूरी है कि कुछ स्टेप्स लिए जाएँ ताकि इसे काउंटर किया जाए। इसके अलावा जो इंडिया ने इनिशिएटिव लिया है मीथेन प्लेज को लेके वो है भारत स्टेज 6 नॉर्म्स। आपको बता दूं कि पहले जो है हमारे यहाँ जो व्हीकल्स थे वो 4th नॉर्म्स के थे, मतलब BS4 थे, अब जो है BS6 हैं। तो 4 से हम 6 की तरफ गए हैं। BS4 में जो है पॉल्यूशन ज़्यादा होता था और BS6 में जो है पॉल्यूशन कम होता है। कुछ लोग जो है इस BS से जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और इसे जो है इकोनॉमी का टर्म समझ लेते हैं, बेसल कमेटी समझ लेते हैं, लेकिन ये बेसल नहीं है, इसे भारत स्टेज है, ये वेहिकुलर एमिशन से रिलेटेड टॉपिक है। तो ये था ग्लोबल मीथेन प्लेज के बारे में, लेकिन अब ज़रूरी बन जाता है आपको कुछ फैक्ट्स बताना मीथेन के बारे में। मीथेन जो है आपका, इसका फॉर्मूला जो होता है वो CH4 है, ये तो सभी जानते हैं, और ये एक बहुत ही फ्लेमेबल गैस है। दूसरा, ये एक ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी है।
वहीं जो 40% जो आपका एमिशन प्रोड्यूस होती है वो नेचुरल तरीके से होती है, और 60% जो आपका प्रोड्यूस हो रही है वो लाइव स्टॉक की वजह से हो रही है, राइस कल्टीवेशन से हो रही है, या बायोमास बर्निंग से हो रही है। और राइस यानी कि पैडी की कल्टीवेशन के वक्त बहुत आपका जो है निकलती है मीथेन गैस, जो कि बहुत डेंजरस भी है। इसके अलावा जो मीथेन के बारे में बताया जाता है कि ये 80 to 85 टाइम्स जो है ज़्यादा पावरफुल है देन द कार्बन डाइऑक्साइड। हम सिर्फ ज़्यादातर जब ग्रीन हाउस गैस की बात होती है तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, लेकिन मीथेन भी जो है 80 से 85% तक ज़्यादा डेंजरस है इन टर्म्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस। वहीं ये जो मीथेन है, अगर ये मीथेन ट्रोपोस्फेयर में होती है तो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन को जो है प्रोड्यूस करती है ज़्यादा से ज़्यादा। और ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो है एक ऐसा एयर पॉल्यूशन है जिसकी वजह से 1 मिलियन प्री मैच्योर डेथ्स जो है हो चुकी हैं एनुअली, जो कि अपने आप में दर्शाता है कि कितना खतरेमंद है ये ओजोन। और ओजोन जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि जो है मीथेन बढ़ रही है हमारे एटमॉस्फेयर में। वहीं जो अगला टॉपिक है वो है ताजमहल को लेके, और इसका कंटेक्स्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी को कहा है कि सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ बंद कर दी जाएं 500 मीटर रेडियस में ताजमहल के, क्योंकि ताजमहल आप जानते हैं एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बताते हैं कि क्या है ताज ट्रेपेजियम जोन। ये पूरा जो है जो इशू है, आप जानते हैं कि जो ताजमहल है उसके अराउंड कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जिनकी वजह से जो है डिसकलरेशन हो रही है, वहाँ से पॉल्यूशन निकलता है और ताजमहल का कलर जो है मार्बल का फेड पड़ रहा है। तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए, इस मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है डीमार्केट किया था एक ट्रेपेजियम जोन। मतलब ये देखिए ये फिगर है, ये बताता है, जो ज्योमेट्री की जो है जानकारी रखते हैं उन्हें पता होगा कि ट्रेपेजियम क्या होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है एक ट्रेपेजियम जैसा एरिया बनाया था जिसकी पूरी लेंथ जो है आपका 10,400 स्क्वायर किलोमीटर थी। और इस 10,400 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, इस ट्रेपेजियम जोन के अंदर जो एरियाज़ आते थे वो है मथुरा, फिरोज़ाबाद, हाथरस, एटा और भरतपुर। जी हाँ, भरतपुर जो राजस्थान में है। बाकी सारी जो सिटीज़ हैं वो आपकी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन भरतपुर जो है आपका ये राजस्थान का पार्ट है, तो ये भी इसमें आती है। और इस ट्रेपेजियम जोन को इसलिए बनाया गया है ताकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो 3 इंपॉर्टेंट साइट हैं, ताजमहल, आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी, इनको जो है प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इसलिए जो है ये बनाई गई हैं, इसलिए इसे ट्रेपेजियम जोन भी कहते हैं। और एक बहुत ही फेमस केस है जिसका नाम है ट्रेपेजियम जोन केस। क्या है ट्रेपेजियम ताज जोन केस, वो मैं बता देता हूँ कि एक एनवायरमेंटलिस्ट थे जिनका नाम था MC मेहता। उन्होंने जो है 1984 में सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन डाली थी कि सरकार को जो है इमीडिएट मेजर्स लेने चाहिए ताकि वो एयर पोल्यूशन को रोक सकें ताज के अंदर। और उन्होंने कहा कि बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फाउंड्रीज़ हैं या व्हीकल्स हैं जो, और स्पेशली मथुरा पेट्रोलियम रिफाइनरी, मथुरा रिफाइनरी है जो कि आगरा से पहले ही पड़ती है, तो यहाँ से जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड और बहुत सारी हार्मफुल गैसेस जो है निकल रही हैं, जिससे कि ताजमहल के ऊपर खतरा बनता जा रहा है। और 1996 में सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट आई MC मेहता केस में वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ये माना गया कि एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को जो है ट्रेपेजियम जोन में से एलिमिनेट करना होगा एट एनी कॉस्ट। और इसके एवज में जो डिसीजन लिया गया वो ये किया गया कि जितना भी कोल या कोक इंडस्ट्रीज़ थी उनको जो है कंप्लीट तरीके से बैन कर दिया गया। और ये कहा कि कम से कम 2 इंडस्ट्रीज़ स्विच कर लें, या तो नेचुरल गैस या किसी और फ्रेंडली फ्यूल पे। और इसकी वजह से 292 यूनिट्स ने आपका जो है या तो नेचुरल गैस पे चले गए, फ्यूल को यूज़ करने लगे, या उन्होंने जो है रीलोकेट कर लिया अपने आप को उस एरिया से कहीं और जाके। वहीं क्या हुआ इस TTZ केस के बाद, वो मैं आपको बता देता हूँ कि नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसने एक रिपोर्ट पेश की थी और बताया था कि इन सब गवर्नमेंट की स्कीम्स के बावजूद भी ताजमहल जो है आपका थ्रेट फेस कर रहा है वाटर से और एयर पोल्यूशन से। तो बावजूद इसके कि बहुत सारे बाईपासेस जो हैं आपका बिल्ड किए गए हैं, पावर सप्लाई को इम्प्रूव किया गया है, डीजल जनरेटर्स अब यूज़ नहीं किए जाते, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट का जो लेवल है बावजूद इन सब के बहुत ज़्यादा पिछले दशक से भी ऊपर पहुंच चुका है। और बहुत सारा जो है इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज वेस्ट जा रहा है, सीवेज और सॉलिड वेस्ट यमुना के अंदर, जिससे जो है यमुना बहुत ज़्यादा गंदा हो रही है। और ये जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना गया है ताजमहल के डिस्कलरेशन के लिए, क्योंकि ऐसा माना गया है इस रिपोर्ट के अंदर
कि पहले क्या था, वहाँ पे जो यमुना के अंदर बहुत सारे एक्वेटिक स्पीशीज़ थी जो कि उनके अंदर एक पर्टिकुलर टाइप के इंसेक्ट्स थे और लार्वे थे, उनको खा जाती थी। लेकिन क्योंकि अब उस यमुना के अंदर जो है बहुत वाटर कंटेमिनेशन हो चुका है, तो सारी जो एक्वेटिक स्पीशीज़ हैं वो मर गई हैं या ख़त्म हो गई हैं, जिसकी वजह से वो इंसेक्ट्स का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और इन इंसेक्ट्स की एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हो रहा है कि ये ब्लैक और ग्रीन कलर के पैचेस जो हैं आपके बना दे रहे हैं ताजमहल के मार्बल के ऊपर। तो ये इंसेक्ट एक्टिविटीज़ जो है बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर रही है आपका पूरा का पूरा ताजमहल के डिस्कलरेशन में। तो ये बहुत ध्यान रखना होगा आपका, क्योंकि प्रीलिम्स में हो सकता है कि 3-4 आपको दे दिए जाएं कि इंसेक्ट एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, ये कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं ताजमहल के डिस्कलरेशन के लिए। तो उस वक्त ये काफ़ी काम आएगा आपको कि इंसेक्ट एक्टिविटीज़ क्या कर रही हैं ताजमहल के डिस्कलरेशन में, क्या रोल है इनका। अगला जो टॉपिक है वो है स्ट्रैटेजिक वर्सेस टैक्टिकल वेपन्स, और इसका जो कंटेक्स्ट है वो ये है कि बार बार ऐसा स्पेक्यूलेशन किया जा रहा है कि पुतिन जो है कोई भी एक अपना अगला कदम उठा सकते हैं और भारी भरकम वेपन्स जो है यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें ही टैक्टिकल और स्ट्रैटेजिकल न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बातचीत हो रही है। क्या होते हैं स्ट्रैटेजिक वेपन्स और टैक्टिकल वेपन्स? देखिए, जो टैक्टिकल वेपन्स हैं, पहले मैं टैक्टिकल वेपन्स के बारे में बता देता हूँ। ये ऐसे वेपन्स हैं जो कि स्मॉल न्यूक्लियर वॉरहेड्स जिन्हें बोलते हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि ये एक स्मॉलर एरिया में ही इस्तेमाल होते हैं और इनका जो है लिमिटेड लेवल पे ही स्ट्राइक किया जाता है। जो स्मॉलेस्ट न्यूक्लियर वेपन होगा जो टैक्टिकल, वो होगा 1 किलो टन का, और मैक्सिमम जो होगा ये तो वो कुछ भी हो सकता है। वहीं एटॉमिक बम जो हिरोशिमा में आपका फोड़ा गया था, हिरोशिमा नागासाकी, आप जानते हैं यूएस ने आपका हिरोशिमा में बम फोड़ा था, वो 15 किलो टन का था। इसका मतलब वो जो है जिस क्लासिफिकेशन में आता था वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन था। तो अब आप समझ सकते हैं कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन में हिरोशिमा में गिर जाने की वजह से हिरोशिमा की क्या हालत हो गई थी, और अगर स्ट्रैटेजिक वेपन आपका फेंक दिया गया तो फिर क्या होगा। और स्ट्रैटेजिक वेपन, जैसा कि इसका नाम ही बताता है कि ये स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज़ होता होगा किसी पर्टिकुलर कंट्री में। तो स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन जो है एक लार्ज स्केल पे जब कोई डैमेज करना होता है तब इसको यूज़ किया जाता है, और इसका जो सबसे छोटा जो साइज़ है वो है 100 किलो टन्स का। तो सबसे छोटा ही साइज़ 100 किलो टन्स का है, और वहाँ जो है आपका स्मॉलेस्ट साइज़ 1 किलो टन का है। तो आप देख सकते हैं कि कम से कम जो स्मॉलेस्ट साइज़ है उसमें ही 100 गुना अंतर आ रहा है। वहीं जो स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये मैक्सिमम 1000 किलो टन्स तक भी हो सकते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट 100 किलो टन्स है और ये मैक्सिमम 1000 किलो टन्स तक हो सकते हैं या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, और ये लॉन्गर रेंज के लिए जो है आपका इस्तेमाल किए जाते हैं। अब रशिया की अगर बात करें तो उसके टैक्टिकल एंड स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स क्या हैं। जो उसका स्ट्रैटेजिक वेपन है वो इंगेज कर सकता है 5500 किलोमीटर तक जोग्राफिकली किसी भी रिमोट एरिया में, और वहीं जो उसका टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है वो 300 किलोमीटर तक जो है आपका इंगेज कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। मतलब अगर उसका टैक्टिकल वेपन यूज़ किया गया किसी पर्टिकुलर एरिया में तो उसकी मार 300 किलोमीटर तक होगी। मतलब वो कहीं 300 किलोमीटर की रेंज में आने वाले शहरों का जो है तहस नहस कर देगा। वहीं अगर उसने स्ट्रैटेजिक वेपन यूज़ कर लिया तो वो जहाँ गिरेगा या जहाँ भी उसको फेंका जाएगा तो उस हिसाब से वो 5500 किलोमीटर के पूरे रेडियस में जो है तहस नहस कर देगा, वहाँ बर्बादी मचा देगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि क्या है टैक्टिकल वेपन्स और क्या हैं आपके स्ट्रैटेजिक वेपन्स। वहीं जो अगला टॉपिक है वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को लेके है, और फिर से इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जो हैं आपके चर्चा में आए हैं। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स क्या होता है। ये एक बॉन्ड है जिसे यूज़ किया जाता है डोनेशन देने के लिए। किसी भी पर्सन जो कि सिटीज़न ऑफ इंडिया हो या फिर कोई कंपनी अगर डोनेट करना चाहती हो पैसा पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और ये जो है आपका बॉन्ड्स बैंक नोट्स की तरह होते हैं जिनको जो है जो इंटरेस्ट फ्री हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है इनको रिसीव करती है अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। और ये जो बॉन्ड्स होंगे ये हमेशा मल्टीपल्स में होंगे, 1000 के, 10,000 के, 1 लाख के, 10 लाख के और 1 करोड़ के। और इन बॉन्ड्स को जो है कोई भी अगर बाय करना चाहता है तो केवल और केवल ओनली SBI बैंक से ही आपका बाय कर सकता है। इसके अलावा कोई दूसरे बैंक से वो इसे बाय नहीं कर सकता। वहीं इन बॉन्ड्स को जो है बाय करने का जो तरीका है वो या तो चेक के थ्रू होगा या डिजिटल मैकेनिज्म के थ्रू होगा। कैश बिल्कुल भी अलाउड नहीं है इस तरह के बॉन्ड्स को बाय करने के लिए। और
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर ये बॉन्ड रिसीव करती है तो वो कैश करा सकती है 15 दिन के अंदर। अगर 15 दिन के बाद वो कैश कराएगी तो 15 दिन के बाद इसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद उन्हें इसके बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा। और इस पूरे प्रोसेस में जो डोनेशन दिया जाता है उस डोनर का नाम जो है इसमें गुप्त रखा जाता है। उसकी मर्जी है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ले जाकर जो है ये बॉन्ड थमा सकता है। वहीं डोनेशंस जो है टैक्स डिडक्टेबल होंगे। जी हाँ, डोनेशंस के ऊपर जो है टैक्स डिडक्टेबल टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। वहीं इसके बेनिफिट्स क्या हैं और क्या हैं इसके आर्गुमेंट्स, जिनके बारे में बार बार जो है बातचीत हो रही है। ऊपर नीचे पिक्चर्स जो लगी हुई हैं ये बेनिफिट्स की हैं और ये आर्गुमेंट्स की हैं, ये आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि ये जो है ट्रांसपेरेंसी लेके आएगा। ऐसा माना जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं ऑपरेट करेंगी ट्रांसपेरेंट मैनर में, क्योंकि अब उन्हें जो है पता लग जाएगा कि कौन कितना पैसा जो है आपका ले रहा है, क्योंकि और जो मनी आएगा सिस्टम के अंदर वो बिल्कुल क्लीन आएगा। और दूसरा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि डोनेशंस जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के थ्रू दिया जाता है किसी भी पार्टी के अकाउंट में, वो डिस्क्लोज़ किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। और जितने भी डोनेशन दिए गए हैं वो बैंकिंग चैनल से दिए गए हैं। तो ऑब्वियसली जब ये बैंकिंग चैनल से दिए गए हैं तो बैंक के थ्रू आए हैं तो कितना सम ऑफ मनी रिसीव हुआ है ये आराम से ट्रैक किया जा सकता है। फर्दर ये डिस्करेज करेगा कैश को डिस्करेज इसलिए करेगा क्योंकि ऑलरेडी इसके रूल में बता दिया गया है कि या तो चेक से यूज़ होंगे या डिजिटल पेमेंट्स। कैश को जो है आपका इनकरेज नहीं करेगा ये। वहीं इसमें जो है एनोनिमिटी रखी जाएगी। कोई भी इंडिविजुअल है या फिर कोई भी ग्रुप है जो डोनेट करना चाहता है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के थ्रू, उनका नाम जो है डिस्क्लोज़ नहीं किया जाएगा, उनकी डिटेल्स को डिस्क्लोज़ नहीं किया जाएगा। आइडेंटिटी जो है डोनर की प्रिजर्व करके रखी जाएगी। वहीं कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो हैं इसके अगेंस्ट में भी हैं। वो ये कहते हैं कि ये राइट टू नो के अगेंस्ट में है। बहुत सारे आप जानते हैं कि वोटर्स जो है हमेशा ये चाहता है कि उसे पता लगे कि कौन सी इंडिविजुअल कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन फंड कर रही है कौन सी पार्टी को। और इलेक्ट्रल बॉन्ड से पहले जो नियम था वो ये था कि कोई भी पार्टी अगर 20,000 रुपये से ज़्यादा डोनेशन लेती है तो उसको डिस्क्लोज़ करनी पड़ेगी डिटेल उस डोनर की जिससे उसने वो डोनेशन लिया है। तो अब जब ये नाम ही गुप्त रखा जाएगा तो आप समझिए कि अब वोटर को नहीं पता होगा कि किसने किसको पैसा दिया है। तो ये जो है अगेंस्ट हो गया है राइट टू नो के वोटर को भी पता लगना चाहिए कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कौन सी जगह से पैसा मिल रहा है। वहीं इससे ऐसा माना जा रहा है कि इससे जो है क्रोनी कैपिटलिज्म होगा। कैसे होगा क्रोनी कैपिटलिज्म? देखिए, ये एक चैनल जो है बनता जा रहा है धीरे धीरे राउंड ट्रिपिंग का, कि बहुत सा जो पैसा टैक्स हेवन्स में जो छुपा के रखा था कैपिटलिस्ट लोगों ने, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है वो डोनेशन की फॉर्म में दे रहे हैं। क्योंकि उनका नाम गुप्त रखा जाएगा तो ये पता नहीं चल रहा है कि कौन से बंदे ने जो है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे दिया, और इसके बदले जो है वो एडवांटेज लेगा, रिटर्न में कुछ ना कुछ जो है ज़रूर मांगेगा उस सरकार या उस पार्टी से। और आप जानते हैं कि कैपिटलिस्ट जो है अगर फंडिंग करेगा तो उसी पार्टी को करेगा जो कि पावर में है, ताकि वो उससे कुछ गेंस ले सके। वहीं दूसरी तरफ जो है आपका उंगली उठाई जा रही है अनऑथराइज्ड डोनेशन की। अनऑथराइज्ड डोनेशन मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन होगी जहां कंट्रीब्यूशन जो रिसीव कर रहे हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, अगर कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी उसे रिपोर्ट ना करे, ना बताए कि उस आदमी ने जो है हमें ये जो है डोनेशन दिया है, तो इस पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट को जो है ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कोई नहीं बता पाएगा कि इस पॉलिटिकल पार्टी को कोई पैसा मिला है या नहीं मिला। वहीं बार बार जो है इसके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति है जिसने जो है आपका बॉन्ड लिया है, उसका नाम डिस्क्लोज़ नहीं किया जाएगा, लेकिन सरकार के पास और फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास ये इन्फॉर्मेशन रहेगी। वो एसबीआई को फ़ोन करके, क्योंकि एसबीआई डायरेक्टली फाइनेंस मिनिस्ट्री और इनके अंदर आता है, तो एसबीआई के पास जो है फ़ोन करके कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर जो है पूछ सकता है कि फ़ला आदमी ने जो एक करोड़ का जो भी बॉन्ड बना है वो किस आदमी ने बनाया था। तो बैंक के ऑफिशियल्स चुपचाप बता देंगे कि साहब ये तो उसने बनाया था। तो ये समझ जाएंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री वाले कि भाई अगर उसने 1 करोड़ रुपए का बॉन्ड बनाया है और 15 दिन हो गए, 15 दिन के अंदर वो हमारी पार्टी के पास तो नहीं आया वो उस बॉन्ड को बनाकर देने के लिए, तो इसका मतलब वो किसी और पार्टी को देने गया है वही बॉन्ड। तो इससे जो है उनको एक बार पता लग जाएगा तो वो फिर इससे नाराज़ हो जाएंगे और बदले की भावना रखेंगे और कोशिश करेंगे डराने की उस व्यक्ति को, ताकि वो जो है उन्हें उस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे जो पावर में है। तो इस तरह का मिसयूज़ जो है इसमें देखा जा रहा है और हो भी सकता है कि हो भी रहा हो, और ऐसी कुछ रिपोर्ट भी आई है कि हाँ ये हो भी रहा है। वहीं काले धन को भी जो है छुपाने का एक तरीका बनता जा रहा है ये।
तो बार बार जो है इसके ऊपर उंगली उठाई जा रही है कि ये जो है शुरू में लेके आए थे इसलिए कि ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे, लेकिन अब जो है ये पूरा मेथड जो है ये ऐसा बन गया है कि इससे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं साबित हो रही है हमारे सिस्टम के अंदर। तो यही था आज का आर्टिकल जिसे हम कवर कर रहे थे। इसी तरह के रोज़ एनालिसिस के लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।